नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम देवभूमि समाचार में आप सबका स्वागत है। सीधा रुख करेंगे खबरों की और आपको बता दें कि देहरादून के चौधरी फार्म हाउस में आयोजित जनसभा में सीएम धामी ने शिरकत की। जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम धामी ने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई। साथ ही सीएम धामी ने 400 पार का नारा देते हुए बीजेपी के पक्ष में वोट मांगे। मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत विकास की समृद्धि के पथ पर आगे बढ़ रहा है। आज पूरी दुनिया के अंदर भारत का मान सम्मान पहचान पूरी दुनिया में बढ़ रही है। लगातार भारत आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। 2014 से पहले जो भारत की पहचान एक दब्बू भारत के रूप में बन गई थी, एक पिछलग्गू भारत के बीच में बन गई थी, ऐसा भारत जो दुनिया के सामने अपनी बात भी नहीं कर पाता था, अपने हितों की बात भी नहीं करवा पाता था, मनवाने की बात तो छोड़िए, जो भारत के हित की बात होती थी वो बात भी विश्व के मंचों पर नहीं कर पाता था। ऐसे भारत के रूप में पहचान बन गई। भाइयों बहनों, हम सब लोगों ने देखा 2014 के बाद जिस प्रकार से दुनिया का नजरिया हमको देखने का बदला, हमारे प्रति आज दुनिया की सोच बदली है। हर एक भारतवासी का जो सीना है वो चौड़ा हो जाता है जब वो भारत की धरती से भी कहीं दूसरे देश की धरती पर जाता है। भारत आज ऐसे समय में भी दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में विस्तार ले चुका है। और विस्तार भी किसको पछाड़ कर लिया है? ऐसे देशों को पछाड़ कर लिया है। ब्रिटेन जैसे देश, इंग्लैंड, जिसने लंबे समय तक हमारे देश के अंदर शासन किया, जिन्होंने यहां हुकूमत चलाई, हमारे ऊपर राज किया, ऐसे देशों को भी मोदी जी के नेतृत्व में आर्थिक व्यवस्था में पछाड़ने का काम भारत की सरकार ने किया है, भारत ने किया है। दुनिया ने भारत के नेतृत्व की व्यवस्था को देखा है। भाइयों बहनों, स्टार्टअप हो, मेक इन इंडिया हो, ऐसी अनेक योजनाएं चल रही हैं जिसके कारण से आज भारत आत्मनिर्भर बन रहा है। स्वदेशी ट्रेनें चल रही हैं। वंदे भारत ट्रेन यहां से देहरादून से दिल्ली के लिए चल गई है, देहरादून से लखनऊ के लिए चल गई है। आज प्रत्येक दिन सड़कों के क्षेत्र में भी अभूतपूर्व रूप से वृद्धि हुई है। 38 किलोमीटर सड़कें रोज बनाई जा रही है। 10 सालों में 55,000 किलोमीटर से भी अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण किया जा चुका है। 2014 के बाद 15 एम्स के निर्माण की, 15 नए एम्स की आधारशिला रखी गई है। हमारे उत्तराखंड में एक नहीं, आज 2 एम्स जो है हमारे यहाँ स्वीकृत हो गए। एक एम्स पहले से चल रहा था, दूसरा एम्स भी हमारा स्वीकृत हो गया है। हर एक भारतीय को गर्व है कि आज हमारी दुनिया के अंदर एक अलग पहचान बन गई है। G20 जैसे कार्यक्रम जो पहले कुछ एक स्थानों पर होते थे, आज G20 के कार्यक्रम हमारे उत्तराखंड में भी एक नहीं 3 जगह पर जो है G20 के कार्यक्रम हुए हैं। भाइयों बहनों, 140 भारतीयों को अपना परिवार मानकर मोदी जी काम कर रहे हैं। पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ देशवासी गरीबी रेखा से बाहर आए हैं, यानी कि उनके जीवन स्तर पर इतना सुधार हुआ है। देश में करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों को प्रधानमंत्री आवास मिले हैं। 12 करोड़ से ज्यादा घरों को नल से जल पहुंचाया गया है। 50 करोड़ लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ा गया है। 55 करोड़ से ज्यादा लोगों को देश के अंदर आयुष्मान कार्ड से मुफ्त इलाज सुनिश्चित किया गया है। तो बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज हरिद्वार में जीत की हुंकार भरी। सबसे पहले जेपी नड्डा ने जूना अखाड़े में साधु संतों से मुलाकात की और उनका आशीर्वाद लिया। उसके बाद जेपी नड्डा ने आर्य नगर से लेकर ऋषिकुल मैदान तक रोड शो किया। जेपी नड्डा ने देश के विकास के लिए लड़ी जा रही राजनीतिक लड़ाई में संतों का आशीर्वाद मांगा। साधु संतों ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को आशीर्वाद देते हुए अब की बार 400 पार का नारा भी लगाया। जेपी नड्डा ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि केदारनाथ और बद्रीनाथ में एम्स की स्थापना के साथ साथ उच्च स्तर का विश्वविद्यालय स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे उत्तराखंड में पलायन की समस्या से लोगों को निजात मिल सके। 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी ने किस तरीके से सात्विक शक्तियों का दौर भारत का दौर बना दिया है, इसको भी हम सब लोगों ने देखा। और इसीलिए मैं आपसे आशीर्वाद लेता हूं और आपके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए आशीर्वाद लेता हूं कि आपका आशीर्वाद प्रधानमंत्री मोदी जी को मिले और आपके आशीर्वाद से हम
सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, इस मंत्र को लेकर चले और भारत को उज्जवल शक्ति के रूप में आगे बढ़ाए। यही आपका आशीर्वाद मिलेगा। हम इसी के माध्यम से आपसे सात्विक ताकतों की शक्ति लेकर, आपका आशीर्वाद लेकर के आगे बढ़ेंगे। हमारा तो ये मानना है, आप जानते हैं कि आदमी, जैसे मेरी चिंतन सोच कहाँ रहती है, आखिरी पावदान पे, तो आपको अच्छे तरह पता है कि पीएम साहब कहाँ से आए हैं, ठीक है। इसलिए बहुत कुछ उन्हें मालूम है कि आखिरी गांव को पहला गांव कैसे किया जाएगा और एम्स को दिल्ली से बड़ा केदारनाथ बद्रीनाथ में कैसे किया जाएगा और विश्वविद्यालय पीएचयू के तर्ज पे केदारनाथ बद्रीनाथ और आदि कैलाश और ओम पहाड़ पे देखना चाहते हैं हम लोग। नरेंद्र मोदी जी पे है और हमारे जेपी नड्डा जी जो हमारे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष है। और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो सनातन पे कार्य किया है, पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी हमारे मठ है, जहाँ मंदिर है, उनका विकास किया है। इसीलिए सभी साधु संत सनातनी का आशीर्वाद माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है और उत्तराखंड की 5 सीटें इस बार जो है नड्डा जी की झोली में चली जाए। तो वहीं कानपुर विधानसभा के लंढौरा में त्रिवेंद्र सिंह रावत के जनसंपर्क अभियान और मेगा रोड शो में लोगों का हुजूम दिखा। हर समुदाय के लोगों ने फूल बरसाकर उनका जोरदार स्वागत किया। मुस्लिम समुदाय के लोगों में भी खासा उत्साह देखने को मिला। इस दौरान खानपुर से पूर्व विधायक कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन और रानी देवयानी भी काफिले में मौजूद रहे। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लोगों से इस बार बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताने की अपील की और लोगों का भव्य स्वागत करने पर आभार भी जताया। उत्तराखंड में बीजेपी के स्टार प्रचारक लगातार पार्टी को मजबूती देने का काम कर रहे हैं। नैनीताल लोकसभा सीट के रुद्रपुर में जनसेवा करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के हरिद्वार लोकसभा में एक जनसभा करने जा रहे हैं, जिसको लेकर पार्टी स्तर में नेताओं और कार्यकर्ताओं को दिशा निर्देश दे दिए गए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने नैनीताल लोकसभा के रुद्रपुर में एक बहुत बड़ी विशाल जनसभा को संबोधित किया है। अब 11 अप्रैल को भी हरिद्वार लोकसभा में उनका दौरा प्रस्तावित है। यहाँ भी वो एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जेपी नड्डा जी कल पिथौरागढ़ में, उसके बाद विकास नगर में एक बड़ी जनसभा को उन्होंने संबोधित किया। उसके बाद टिहरी लोकसभा की कोर कमेटी की बैठक हुई। पूरी फीडबैक लेने के बाद उनके द्वारा मार्गदर्शन भी दिया गया। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हरिद्वार लोकसभा में हैं, वहाँ पर वो तीर्थ क्षेत्र है, धार्मिक नगरी है, तो साधु संतों के साथ में बैठक करके साधु संतों का आशीर्वाद भी लेंगे। राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने अपना मैनिफेस्टो जारी कर दिया है। मैनिफेस्टो में कई ऐसी घोषणाएं हैं जो उत्तराखंड से सीधे जुड़ती हुई नजर आ रही हैं। अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं को यह जिम्मेदारी दी गई है कि इसका प्रचार प्रसार तेजी से किया जाए, जिसका जायजा लिया हमारे संवाददाता तुषार गुप्ता ने। दिल्ली में आज राष्ट्रीय कांग्रेस कमेटी ने अपना घोषणा पत्र लोकसभा चुनाव के लिए लोगों के सामने रखा और इसमें अगर मैं उत्तराखंड की परिभाषा से बात करूं तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये घोषणा पत्र रहेगा, क्योंकि अग्निवीर योजना के बारे में बात की गई है इसमें कि जब उनकी सरकार आएगी तो अग्निवीर योजना को हटा दिया जाएगा। वहीं पूरी घोषणा पत्र की बात करूँ तो इसमें 5 न्याय की बात की गई है और साथ साथ 25 गारंटियों की बात की गई है। 5 न्याय की बात करूँ तो उसमें नारी, युवा और साथ साथ जो श्रमिक है उनको न्याय देने की बात की गई है। नारी की बात करूँ क्योंकि उत्तराखंड कांग्रेस कमेटी लगातार जो महिलाओं को उत्पीड़न की बात करती है, साथ साथ जो अंकिता भंडारी न्याय केस के बारे में लगातार जो लोगों से वार्ता करती है, साथ साथ इसके लिए आवाज़ उठाती है। तो ऐसे कई मुद्दे हैं, बेरोजगारी, महंगाई, उसके तहत उत्तराखंड में लगातार कांग्रेस सत्ताधारी सरकार पर हावी रहती है। तो उसी के तहत प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष करण मेहरा का कहना है कि ये जो घोषणा पत्र है जनता के लिए है और इसे उत्तराखंड के जो वरिष्ठ नेता है जन जन तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। वहीं भाजपा का इसका साफ तौर पे कहना है कि ये जुमलेबाजी है।
जो भाजपा अपना घोषणा पत्र करती है चाहे उसमें 370 हो और तमाम जो मुद्दे हों 3 तलाक को लेकर उनको पूरा भी करती है, लेकिन जो कांग्रेस की करनी और कथनी में है उसमें काफ़ी फ़र्क है। अब देखना होगा कि जो कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया गया है, वो लोकसभा चुनाव के लिए उत्तराखंड में कितना कारगर साबित होगा। कैमरा जर्नलिस्ट निशांत चौहान के साथ मैं तुषार गुप्ता, इंडिया वॉइस देहरादून। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहा है। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि टिहरी लोकसभा सीट से मौजूदा सांसद मालाराज लक्ष्मी शाह के बारे में एक अखबार की कटिंग सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रही है। हालांकि ये कटिंग फर्जी पाई गई, जिसके बाद सांसद ने देहरादून के कोतवाली नगर थाने में इस मामले के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई थी। पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही एसटीएफ और साइबर सेल की मदद से आरोपी जेल के पीछे होगा। इस विषय में जो विषय आपने बताया, इस विषय में जैसी सूचना प्राप्त हुई थी तो तत्काल उस पर जो है थाना कोतवाली पुलिस के द्वारा जो है सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया था और विवेचक के द्वारा जो है उसमें कार्रवाई जो है प्रारंभ कर दी गई है। जिस आईडी से पोस्ट वगैरह हुआ था तो वो आईडी भी हमारे द्वारा पता कर ली गई है और उसमें जो है एसटीएफ की मदद भी हमारे द्वारा ली जा रही है और जल्दी हम उसके पीछे कौन था उसको जल्दी ही हम लोग वर्कआउट कर लेंगे और आगे जो भी उसमें वैधानिक कार्रवाई वो की जाएगी। और इसके अलावा जैसे आपने पूछा कि मैं इसके संबंध में यही कहना चाहूँगा कि इस प्रकार के अगर कोई सोशल मीडिया में पोस्ट होती है, कोई वायरल करता है, कोई अनर्गल टिप्पणी किसी पार्टी विशेष पर या किसी कैंडिडेट विशेष पर करता है तो तत्काल हमारे द्वारा उस पर विधिक कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ हमारे जो जनपद में हमारा साइबर सेल भी है और इसके अलावा जो हमारा सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल भी है उसमें भी हमारे कर्मचारी नियुक्त किए गए हैं। तो उनका उद्देश्य यही रहता है कि इस प्रकार की भ्रामक पोस्टों पर नज़र रखी जाए और साथ ही साथ उस पर जो भी सुसंगत वैधानिक कार्रवाई है वो की जाए। उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के तहत पार्टियां प्रचार प्रसार में जुट गई हैं, तो वहीं आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हो गया है। इसी कड़ी में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने पौड़ी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल की शैक्षिक योग्यता पर सवाल खड़े किए। साथ ही उनके एजुकेशन दस्तावेजों में गड़बड़ होने का आरोप भी लगाया है। बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता रविंद्र जुगरान ने आरोप लगाया कि कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल अपने ही प्राइवेट कॉलेज से ग्रेजुएट हैं, ऐसे में उनके शैक्षणिक दस्तावेजों में हेरफेर हो सकती है। आरोपों का जवाब देते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि रविंद्र जुगरान को माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि गणेश गोदियाल वह व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने परिवार को छोड़कर पूरा जीवन उत्तराखंड के लिए समर्पित कर दिया। जब वो आप में थे कई किस्म की बातें कर रहे थे और जब जैसे बीजेपी में आए तो उन्होंने खुद स्वीकार किया कि मैं बीजेपी का स्लीपिंग सेल था। तो जो आदमी छदमी हो उस आदमी की बात का मैं जवाब देना पसंद नहीं करता। गोदियाल से उनको अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। गोदियाल जनप्रिय नेता हैं, जनता से जुड़े हुए नेता हैं, रूट्स में हैं। उन्होंने हाल में एक बयान और दिया था जुगरान साहब ने कि वो मुंबई के, मुंबई में कारोबार, मुंबई में परिवार के बाद भी अपना 90% जो समय है उन्होंने पहाड़ को दिया है, गढ़वाल को दिया है, पूरे उत्तराखंड को दिया है गोदियाल ने। और ये मैं नहीं कहता, वहाँ के लोग कह रहे हैं, लोगों के बीच में ये बात आ रही है कि गोदियाल लगातार सक्रिय रहे। इससे बड़ा त्याग क्या होगा कि पत्नी और बच्चे मुंबई में हैं और वो अपने परिवार को छोड़ के, अपने पुत्र मोह को छोड़ के, अपनी पत्नी के मोह को छोड़ के वो जनता की सेवा में लगातार बने रहे। तो जुगरान जी को तो माफ़ी मांगनी चाहिए इस बात के। लेकिन हमारा ये कहना है कि कोई व्यक्ति, गणेश गोदियाल जी 82 में महाराष्ट्र पुणे से हाई स्कूल करते हैं, फिर उनको 30 साल बाद याद आती है कि मुझे इंटर करना है। तो विधायक बनने के बाद 2003 में वो इंटर करते हैं पौड़ी के किसी सुदूर क्षेत्र से। फिर उनको याद आता है मुझे ग्रेजुएशन करना है, स्नातक। 2007 में वो स्नातक होते हैं। और वो ग्रेजुएट कहाँ से होते हैं? उनका स्वयं का जो महाविद्यालय है, प्राइवेट निजी कॉलेज, जहाँ के वो ओनर हैं, मालिक हैं, डायरेक्टर हैं, शिक्षक भी वही हैं, बाबू भी वही हैं, इन्विजिलेटर भी वही हैं। तो वो अपने ही कॉलेज से ग्रेजुएशन करके डिग्री ले लेते हैं। अब उनके कॉलेज में कौन इन्विजिलेशन करने आ रहा है, कौन देख रहा है कि नकल हो रही है? तो बड़ा प्रश्न चिन्ह है कि इतना लंबा चौड़ा गैप और अपने ही डिग्री कॉलेज से, प्राइवेट डिग्री कॉलेज से स्वयं के वो डिग्री लेके बैठ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं हर आदमी के जीवन पर शिक्षा का बड़ा प्रभाव होता है। तो वहीं विकासखंड मनुष्यारी के बलाती फार्म भारतीय सेना को शिफ्ट नहीं किए जाने से सीमांत के पंचायत प्रतिनिधि
इस कदर नाराज हैं कि उन्होंने लोकसभा चुनाव के बहिष्कार की घोषणा के बाद रणनीति को कारगर बनाने के लिए अपने अभियान का खुलासा कर दिया। उत्तराखंड में यह सबसे बड़ा चुनाव बहिष्कार होगा, जहां 25 ग्राम पंचायतों के 12,000 से अधिक मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं करेंगे। अल्पाइन हिमालय में स्थित पर्यावरणीय दृष्टि से अति संवेदनशील सेवे बाल्ती फार्म और खलिया टॉप को बचाने के लिए चीन सीमा से लगे 25 ग्राम पंचायतों की जनता इस बार लोकसभा चुनाव में वोट नहीं देगी। चुनाव बहिष्कार के अभियान को सफल बनाने के लिए 11 मार्च से घर घर संपर्क अभियान शुरू किया जाएगा और इसकी सूचना जिला निर्वाचन अधिकारी पिथौरागढ़ को ईमेल के द्वारा दे दी गई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। अगली खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश की 5 लोकसभा सीट पर शांतिपूर्ण मतदान करने के लिए प्रदेश के सभी 1,17,029 बूथ पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की जा रही है। इसके साथ ही करीब 50% बूथों को वेबकास्टिंग से जोड़ा जा रहा है, जिसके लिए वेबकास्टिंग टीम भी बना दी गई। जबकि जो भी कंपनी इस वेबकास्टिंग को तैयार कर रही है, उन्हें साफ निर्देश दिए गए हैं कि जिला और राज्य स्तर पर कंट्रोल रूम बनाया जाए, जिससे कंट्रोल रूम के जरिए वेबकास्टिंग किए गए बूथ की निगरानी की जा सके। अपर मुख्य चुनाव अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने बताया कि वेबकास्टिंग के लिए 5,892 ऐसे बूथों को चिन्हित किए गए हैं जहां नेटवर्किंग की समस्या नहीं। जितने हमारे मतदान कार्मिक तैनात होते हैं उनको चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराने के लिए, बेहतर स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने के लिए विभिन्न प्रयास चिकित्सा विभाग के साथ समन्वय के संग करते हैं। उसी अंतर्गत हम लोगों ने कैशलेस ट्रीटमेंट का एक निर्णय पूर्व में किया हुआ है, जिसमें राज्य के सभी कर्मचारी जो निर्वाचन ड्यूटी में तैनात होंगे, उसके साथ साथ में अन्य राज्य के कर्मचारियों को भी ये सुविधा हम लोग उपलब्ध कराने के लिए हमने शासनादेश जारी कर दिया गया है। इस व्यवस्था के अंतर्गत निजी अस्पताल एवं जो भी सरकारी अस्पताल जो एम्पैनल्ड हैं, उन सभी के माध्यम से ये सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ साथ में जो हम लोग ये प्रयास किया हुआ है कि जो अन्य राज्य से कर्मचारी आएंगे उनको भी सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। इसके साथ में एक और प्रयास हम लोगों ने किया हुआ है कि जो हमारी पोलिंग पार्टी होती है, मतदान दल होता है, ये पोलिंग स्टेशन पर पहुंच जाता है तो उनको किस सुविधा केंद्र से, किस प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र से, किस जिला अस्पताल से संपर्क करना, इसकी जानकारी नहीं होती है। उसको देखते हुए हम लोगों ने बूथ लेवल हेल्थ मैनेजमेंट प्लान एक तैयार किया हुआ है, जिसकी जानकारी आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगली खबर देहरादून से है, जहां 19 अप्रैल को उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव के चलते मतदान होना है, जिसमें आरटीओ भी एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी गाड़ियों की व्यवस्था करने को लेकर। अगर आप बात करें देहरादून की, तो लगभग 1500 वाहनों की व्यवस्था की जिम्मेदारी फिलहाल आरटीओ को दे दी गई है। आरटीओ देहरादून सुनील शर्मा के अनुसार शासन की ओर से जितने वाहनों की व्यवस्था करने की बात की गई थी, वो लगभग पूरे हो चुके हैं। साथ ही जिन वाहनों में ईवीएम मशीन जाएंगी, उन पर भी जीपीएस लगाने का काम लगभग पूरा हो चुका है। तो वहीं जो ड्राइवर मतदान के लिए वाहनों को संचालन करेंगे, यानी चलाकर ले जाएंगे, उन्हें पोस्टल बैलेट के जरिए वोट दिलवाया जाएगा। आरटीओ कार्यालय के स्तर से चारों जिलों में, चाहे देहरादून हो, हरिद्वार हो, टिहरी हो, उत्तरकाशी हो, वाहनों की व्यवस्था कर दी गई है। जहां तक देहरादून का सवाल है, तो यहाँ पर कुल जो आवश्यकता है वो 1398 वाहनों की आवश्यकता है। इसके अलावा 150 वाहन सीनियर सिटीजन्स के लिए मांगे गए हैं और हैंडीकैप के लिए 52 और अतिरिक्त वाहन मांगे गए हैं। इन वाहनों की व्यवस्था हो चुकी है और इनको दिया जा चुका है। इसके अलावा जो गाड़ियों में ईवीएम जाएगा, उन गाड़ियों में जीपीएस लगाने का कार्य भी लगभग पूर्ण हो गया है। और इसके अलावा जो हमारे ड्राइवर्स हैं, जो ड्यूटी पर रहेंगे जिस दिन चुनाव होगा, उनके बैलेट, उनको पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट डालने के लिए उसकी पूरी तैयारी हो चुकी है और उनके द्वारा पोस्टल बैलेट पूरी तरह अपने अधिकार का प्रयोग किया जाएगा। अगली खबर देहरादून से है, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर एक तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी तैयारियों में जुटी हैं, तो वहीं दूसरी तरफ पुलिस प्रशासन भी सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही।
जानकारी देते हुए आईजी गढ़वाल के एस नगन्याल ने कहा कि लोकसभा चुनाव को लेकर हमारी तैयारी पिछले 6 महीने से लगातार जारी है। हालांकि चुनाव में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। के.एस. नगन्याल ने कहा कि लोकसभा चुनाव में अतिरिक्त फोर्स के लिए केंद्रीय पुलिस बल की तैनाती की जाएगी ताकि सुरक्षा व्यवस्था बनी रहे और शांतिपूर्ण मतदान हो सके। तैयारियां हैं केवल 1 दिन या 2 दिन से नहीं, बल्कि हमारा 6 महीने पहले से ही इस संबंध में तैयारियां होगी। कितनी फोर्स की लागत होगी, कितने ड्यूटियों की आवश्यकता पड़ेगी, बूथ वाइज हम लोगों को देखना पड़ता है। साथ ही एरिया में भी हमें कि कितने फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी, एरिया डोमिनेशन के लिए भी पुलिस फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। तो ऐसे में हमारे द्वारा जो भी मांग की गई है MHA के द्वारा, हमारे जो मांग है उसके अनुरूप केंद्रीय पुलिस बल को दिया गया है और साथ ही उसको हम लोग अपने यथासंभव जो भी शांति व्यवस्था को कायम करने के लिए उनकी ड्यूटियां हम लगाएंगे। तो देवभूमि समाचार में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।